हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट नलिफिकेशन और इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का एक यूनिक मैकेनिज्म है। सोचिए, अगर आपका देश एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है इस उम्मीद में कि उस एग्रीमेंट से कुछ फायदा होगा, लेकिन फिर कुछ बदलाव के कारण, हो सकता है वो बदलाव पॉलिसी में हो या मार्केट कंडीशंस में, वो फायदा अचानक से खत्म हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात यह है कि किसी भी स्पेसिफिक रूल का उल्लंघन नहीं किया गया। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप इंसाफ कैसे मांग सकते हैं? यहीं पर नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट काम में आता है। ये देशों को एक हक देता है कि वो रेमेडीज ढूंढ सकें ऐसी सिचुएशन में जहां एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को नुकसान होता है, चाहे फिर कोई भी स्पेसिफिक ट्रेड रूल तोड़ा ना गया हो। ये एक पावरफुल टूल है जो ग्लोबल ट्रेड में फेयरनेस बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं कि नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट होता क्या है। आसान शब्दों में ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां किसी भी देश को अपने ट्रेड एग्रीमेंट के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स कम मात्रा में मिलते हैं, भले ही किसी स्पेसिफिक प्रोविजन का उल्लंघन ना किया गया हो। सोचिए, आपके देश ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जो उसके लिए दूसरे मार्केट्स में नए मौके लाता है। वो शायद टैरिफ्स कम करके हो सकते हैं या फिर बैरियर्स को हटा के। अब मान लीजिए वो दूसरा देश अपनी पॉलिसीज बदल लेता है या फिर मार्केट कंडीशंस ही बदल जाती हैं और इसके कारण आपका देश वो फायदे नहीं ले पाता जो एग्रीमेंट के तहत एक्सपेक्ट किए गए थे। नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का पर्पस यही होता है कि ऐसे चेंजेस के कारण होने वाले नुकसान से देश को रेमेडी ढूंढने का मौका दिया जाए, फिर बेशक किसी रूल का खुले तौर पे उल्लंघन ना किया गया हो। ये एक जरूरी मैकेनिज्म है क्योंकि ये देशों को अपने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को ग्लोबल ट्रेड में प्रोटेक्ट करने का एक जरिया देता है। वैसे तो ये कंसेप्ट डायरेक्टली वायलेशन के केसेस में अप्लाई नहीं होता, फिर भी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के अंडर आता है। ये तब इन्वोक किया जा सकता है जब एक कंट्री फील करे कि उसके ट्रेड बेनिफिट्स नलीफाई या इम्पेयर हो गए हैं किसी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी, रेगुलेशंस या मार्केट चेंज की वजह से। इसका मतलब है कि नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट एक फ्लेक्सिबल टूल है ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, क्योंकि ये उन सिचुएशंस को भी कवर करता है जहां एक ट्रेड एग्रीमेंट के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अंडरमाइन हो जाते हैं, चाहे कोई क्लियर रूल ब्रीच ना हुआ हो। सिंपल टर्म्स में नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का मतलब है ट्रेड एग्रीमेंट के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना ऐसी सिचुएशन में जब वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, इवन विदाउट एनी क्लियर वायलेशन। इससे कंट्रीज को जस्टिस मिल सकता है जब उनकी ट्रेड पोजीशन हार्म होती है। तो चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर इसके लीगल बेसिस पर एक नजर डालते हैं। ये कंसेप्ट डीपली रूटेड है आर्टिकल 23 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड में। आर्टिकल 23 के तहत WTO की मेंबर कंट्रीज कंप्लेन कर सकती हैं अगर उन्हें ये लगता है कि उनके ट्रेड बेनिफिट्स नलिफाई या इम्पेयर हो गए हैं।
इस आर्टिकल के अंदर 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर कोई कंट्री ऐसी कंप्लेन फाइल कर सकती है। सबसे पहले है वॉयलेशन कंप्लेन, जो सबसे सिंपल होती है। ये तब होती है जब एक कंट्री डायरेक्टली ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स को वॉयलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीड टैरिफ से ज़्यादा इम्पोज करना। इस केस में अफेक्टेड कंट्री डब्ल्यूटीओ के सामने कंप्लेन फाइल कर सकती है। फिर आती है नॉन वॉयलेशन कंप्लेन, जहां नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट एक्चुअली काम में आता है। ये तब होता है जब एक कंट्री ऐसे एक्शंस लेती है या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जो डब्ल्यूटीओ के किसी रूल को डायरेक्टली वॉयलेट नहीं करती, लेकिन दूसरी कंट्री के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को अंडरमाइन करती है, जो बेनिफिट उस कंट्री को ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिले थे। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि डोमेस्टिक रेगुलेशंस या टैक्स पॉलिसीज में चेंज किया जाना, जिससे फॉरेन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। अब अगर देखा जाए इस सिचुएशन में, तो टेक्निकली कोई रूल नहीं तोड़ा गया, लेकिन जो ट्रेड बेनिफिट्स फॉरेन कंट्री को मिलने चाहिए थे वो नलिफाई या इम्पेयर हो गए। और लास्ट है सिचुएशन कंप्लेन, जो सबसे रेयर फॉर्म है। ये तब होती है जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या अनफोर्सीन इवेंट्स जो डायरेक्टली किसी पॉलिसी से रिलेटेड नहीं होते, एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट्स को खत्म कर देते हैं। ऐसे केसेस में एक कंट्री क्लेम कर सकती है कि ब्रॉडर सिचुएशन की वजह से उनके बेनिफिट्स इम्पेयर हो गए हैं। तो आर्टिकल 23 के तहत डब्ल्यूटीओ में 3 तरीके की कंप्लेंट्स रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिनमें से नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट नॉन वॉयलेशन कंप्लेंट्स के अंडर फॉल करता है, जिसमें कंट्रीज रेमेडीज के लिए अप्रोच कर सकती हैं इवन इफ देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ एनी रूल। चलिए अब हम 2 की कैटेगरीज पर फोकस करते हैं, जो है नॉन वॉयलेशन कंप्लेंट्स और सिचुएशन कंप्लेंट्स। इन दोनों कंप्लेंट्स का कोर ही नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट है। पहले बात करते हैं नॉन वॉयलेशन कंप्लेंट्स की। ये तब उठती हैं जब एक कंट्री ऐसे एक्शंस लेती है जो डायरेक्टली डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के किसी फॉर्मल रूल को तो नहीं तोड़ते, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्रीज के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को हार्म पहुंचाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है जब कोई कंट्री अपनी टैक्स पॉलिसी या प्रोडक्ट रेगुलेशंस में ऐसे चेंजेस करती है जो फॉरेन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर देते हैं। फिर भले ही ये एक्शंस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई करते हों, लेकिन ये फॉरेन कंट्री के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को इम्पेयर कर सकते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स का फाउंडेशन उन एक्सपेक्टेशंस पर होता है जो दोनों पार्टीज रीजनेबल तरीके से रखती हैं। इसीलिए जब ये एक्सपेक्टेशंस नलिफाई या इम्पेयर होती हैं, चाहे फिर कोई रूल वॉयलेट ना हुआ हो, अफेक्टेड कंट्री नॉन वॉयलेशन कंप्लेन फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं सिचुएशन कंप्लेन की, जो वैसे तो कॉमनली नहीं होती लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। सिचुएशन कंप्लेन तब उठती है जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर या दूसरे अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से ट्रेड बेनिफिट्स का लॉस होता है। नॉन वॉयलेशन कंप्लेंट्स के कॉन्ट्रास्ट में सिचुएशनल कंप्लेंट्स किसी स्पेसिफिक पॉलिसी चेंज के बारे में नहीं होती, बल्कि ये उन सिचुएशंस से डील करती हैं जहां एक्सटर्नल फैक्टर्स
जो किसी पर्टिकुलर एक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, ट्रेड एग्रीमेंट के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों टाइप की कंप्लेंट्स में की डिफरेंस ये है कि नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स फोकस करती हैं उन गवर्नमेंटल एक्शंस पर जो इनडायरेक्टली ट्रेड बेनिफिट्स को हार्म करते हैं, जबकि सिचुएशनल कंप्लेंट्स ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस के बारे में होती हैं जो बिना किसी स्पेसिफिक एक्शन के ट्रेड बेनिफिट्स को डिसरप्ट करते हैं। तो जहां नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स पॉलिसी या रेगुलेशन में चेंजेस को लेकर होती हैं, वहीं सिचुएशनल कंप्लेंट्स एक्सटर्नल इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस पर फोकस करती हैं। दोनों ही मैकेनिज्म्स एसेंशियल हैं ताकि कंट्रीज रेमेडीज सीक कर सकें जब उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स अफेक्ट हो। डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के तहत नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट की कंप्लेन को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स को प्रूव किया जाना जरूरी होता है। ये प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करते हैं कि एक कंट्री के एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट्स को नुकसान पहुंचा है, भले ही फिर कोई ट्रेड एग्रीमेंट का डायरेक्ट वायलेशन ना हुआ हो। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस का कंसेप्ट। जब एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो हर कंट्री स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस के साथ डील में एंटर करती है, जैसे कि इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, टैरिफ रिडक्शंस या उनके गुड्स और सर्विसेज के लिए फेयर ट्रीटमेंट। एक नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट क्लेम को सफलता से आगे बढ़ाने के लिए कंप्लेनिंग पार्टी को दिखाना होता है कि जो एक्शंस या सर्कमस्टांसेस हैं उन्होंने इन रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को अंडरमाइन किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लेजिट तरीके से ये एक्सपेक्ट किया था कि इस एग्रीमेंट से फायदा होगा, लेकिन अब ये बेनिफिट नलिफाई या इम्पेयर हो चुके हैं। अगला जरूरी पॉइंट है कैजुअल लिंक का होना, यानी कंप्लेनिंग पार्टी को ये दिखाना होता है कि पॉलिसी चेंज, रेगुलेटरी मेजर या एक्सटर्नल सर्कमस्टांस ने सीधा उनके एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट्स को नुकसान पहुंचाया है। बिना ये कैजुअल लिंक एस्टैब्लिश किए ये साबित करना मुश्किल होता है कि नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट उस एक्शन या इवेंट से कनेक्टेड है जिसके लिए कंप्लेन फाइल की गई है। ये एक क्रिटिकल स्टेप है एक मजबूत केस बनाने के लिए। एक और जरूरी प्रिंसिपल है बर्डन ऑफ प्रूफ। नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट को प्रूव करने की जिम्मेदारी कंप्लेनिंग कंट्री पर होती है। उन्हें सॉलिड एविडेंस दिखाना होता है कि उनके ट्रेड बेनिफिट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं और ये इम्पैक्ट सीधा उस एक्शन या सिचुएशन से जुड़ा है जो उन्होंने चैलेंज किए हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट किसी क्लियर वायलेशन से डील नहीं करता, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ एक स्टैंडर्ड वायलेशन कंप्लेन से ज्यादा हो सकता है। कंप्लेन करने वाली कंट्री को केयरफुली डॉक्यूमेंट करना होता है कि उसके बेनिफिट्स कैसे नलिफाई या इम्पेयर हुए हैं। तो नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए इन तीनों प्रिंसिपल्स को मीट करना जरूरी है। ये प्रिंसिपल किसी भी सक्सेसफुल नॉन वायलेशन या सिचुएशनल कंप्लेन की फाउंडेशन है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जहां देशों ने डब्ल्यूटीओ के सामने इस टाइप की कंप्लेंट्स रखी। ये केसेस दिखाते हैं कि ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता है। एक नोटेबल केस है यूएस सेक्शन 301 केस। इस डिस्प्यूट में
यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ट्रेड लॉ के सेक्शन 301 के तहत कुछ ट्रेड मेजर्स इम्प्लीमेंट किए, जिससे उन्हें उन देशों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार मिला जो उन्हें ट्रेड एग्रीमेंट्स को वायलेट करने वाला माने। भले ही यूएस ने टेक्निकल तौर पे किसी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का वायलेशन नहीं किया, दूसरे देशों ने ये क्लेम किया कि इन मेजर्स ने उनके ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स को नलिफाई या इम्पेयर किया है। ये केस दिखाता है कि कैसे नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स तब यूज की जा सकती हैं जब किसी देश के एक्शन दूसरे देश के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, चाहे कोई स्पेसिफिक रूल ना तोड़ा गया हो। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस्बेस्टोस का बैन करना। यूरोपियन कमेटीज ने एस्बेस्टोस प्रोडक्ट पर बैन लगाया था पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उससे और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ट्रेड पर असर पड़ा। इसी वजह से कनाडा ने एक नॉन वायलेशन कंप्लेन फाइल की। कनाडा ने ये आर्ग्यू किया कि भले ही ईसी का एस्बेस्टोस बैन किसी स्पेसिफिक ट्रेड रूल को वायलेट नहीं करता, लेकिन इस बैन की वजह से उनके एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट्स नलिफाई या इम्पेयर हो गए। ये केस दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स चाहे जस्टिफाइड हों, कभी-कभी ट्रेड डिस्प्यूट का कारण बन सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में जब ये मार्केट एक्सेस या कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करते हैं। जापान का फिल्म केस एक और एग्जाम्पल है जहां जापान की पॉलिसीज को यूनाइटेड स्टेट्स और देशों ने चैलेंज किया। ये डिस्प्यूट जापान की फॉरेन फिल्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था, जिसके बारे में यूएस ने ये आर्ग्यू किया कि इन रिस्ट्रिक्शंस ने उनके मार्केट एक्सेस को इम्पेयर किया, भले ही इन रिस्ट्रिक्शंस से कोई डब्ल्यूटीओ का रूल वायलेट नहीं हुआ था। यूएस ने ये क्लेम किया कि इन पॉलिसीज ने एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट्स को नलिफाई कर दिया, क्योंकि इनकी वजह से जापानीज मार्केट में एक्सेस लिमिट हो गया था। ये केस ये दिखाता है कि नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स कैसे यूज की जा सकती हैं उन सिचुएशंस में जहां मार्केट एक्सेस अफेक्ट होता है। ये सभी केस ये इलस्ट्रेट करते हैं कि नॉन वायलेंट कंप्लेंट्स रियल वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे यूज की जाती हैं। जब एक देश सक्सेसफुली नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का केस एस्टैब्लिश कर लेता है, अगला सवाल ये होता है कि अब क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। भले ही ट्रेड रूल का डायरेक्ट वायलेशन नहीं हुआ, फिर भी डब्ल्यूटीओ सेटलमेंट बॉडी के पास कुछ तरीके हैं जिनके जरिए डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है और ट्रेड रिलेशंस में बैलेंस वापस से क्रिएट किया जा सकता है। एक प्राइमरी रेमेडी कंपनसेशन होती है। इस कंपनसेशन का मतलब हमेशा फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं होता, बल्कि अफेक्टेड कंट्रीज को कुछ ट्रेड बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई की जा सके। कुछ केसेस में ऑफेंडिंग कंट्री एग्री करती है कि वो अफेक्टेड देशों को एडिशनल मार्केट एक्सेस दे या कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर टैरिफ कम करे ताकि लॉस्ट बेनिफिट्स को कंपनसेट किया जा सके। कंपनसेशन एक वॉलंटरी सॉल्यूशन होता है और अक्सर ये देखा गया है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन होता है। अगर कंपनसेशन पर एग्रीमेंट नहीं होता तो अफेक्टेड कंट्री डब्ल्यूटीओ से परमिशन मांग सकती हैं कंसेशंस या अदर ऑब्लिगेशंस को सस्पेंड करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो देश नुकसान उठाता है वो रिटेलिएशन के तौर पे मेजर्स ले सकता है, जैसे कि
टैरिफ्स बढ़ाना या इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना उन देशों के अगेंस्ट जो नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कारण होते हैं। ये ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन कंसेशन का सस्पेंशन एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि ये अफेक्टेड कंट्री को एक मौका देता है कि वो ऐसे स्टेप्स ले जो उनके लॉस्ट ट्रेड बेनिफिट्स को काउंटर बैलेंस कर सकें। एक और आम रेमेडी है म्यूचुअल एग्रीड सॉल्यूशन। जो देश डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं वो एक एग्रीमेंट नेगोशिएट कर सकते हैं जिससे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं बिना फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के। इसमें दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं ताकि पॉजिटिव ट्रेड रिलेशंस बरकरार रखे जा सकें और नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का सॉल्यूशन निकाला जा सके। म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशंस को अक्सर सबसे डिप्लोमेटिक और एफिशिएंट तरीका माना जाता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे दोनों पार्टीज एक वर्किंग ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाती हैं और ज्यादा एग्रेसिव मेजर्स के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाती हैं। इन सभी रेमेडीज का मकसद ट्रेड बेनिफिट्स का बैलेंस वापस लाना होता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में एक फेयरनेस मेंटेन करना होता है। काफी केसेस में देश नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज के जरिए इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना प्रेफर करते हैं ताकि ट्रेड स्मूथली चलता रहे। चलिए अब देखते हैं कि ये कंसेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में फेयरनेस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस कंसेप्ट का मेन पर्पस ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स को फेयर बनाए रखा जाए, चाहे कोई स्पेसिफिक रूल वायलेट ना हो, देश फिर भी अपने लेजिटिमेट ट्रेड बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये उन सिचुएशंस को प्रिवेंट करता है जहां एक देश ऐसे एक्शंस ले जो दूसरे देश के एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को अंडरमाइन करे जो उन्हें एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिलने थे। जब देश को अपने बेनिफिट्स हार्म होने पर रेमेडी मिलती है तो डब्ल्यूटीओ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रस्ट बनाए रखता है। देश ये जानते हैं कि एग्रीमेंट पे जो उन्होंने साइन किए हैं उस पर वो भरोसा कर सकते हैं, फिर चाहे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हिट हों या पॉलिसी चेंजेस हो जाएं। नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और हर इशू किसी स्पेसिफिक रूल वायलेशन की कैटेगरी में फिट नहीं होता, तो एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करके जो ऐसी सिचुएशंस में भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करे जहां कोई स्पेसिफिक रूल वायलेट नहीं किया जाता। डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करता है कि देशों के पास ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करने का एक टूल हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशियल है क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को इन चेंजेस के साथ अडॉप्ट करने की एबिलिटी देता है और ट्रेड एग्रीमेंट्स को फेयर बनाए रखता है। साथ ही साथ नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है। देशों को ये जरूरत होती है कि उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी लागू हों। जब अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी या सिचुएशन सामने आती है तो नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स के जरिए इन इश्यूज को एड्रेस करने की एबिलिटी ट्रेड डिस्प्यूट्स को एस्केलेट होने से रोकती है। डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रोवाइड करके नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट इंटरनेशनल कॉपरेशन को मजबूत बनाता है और ये इंश्योर करता है कि ट्रेड प्रेडिक्टेबल और रिलायबल तरीके से चलती रहे, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में नलिफिकेशन या इम्पेयरमेंट की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि ये फेयरनेस बनाए रखता है।
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के बावजूद इफेक्टिव रहें। इससे देशों को अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने और डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क पर ट्रस्ट बनाए रखने का मौका मिलता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के एक और टॉपिक को पढ़ेंगे।